नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस जबलपुर लोकसभा सीट का रण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी घमासान या जो तापमान है वो हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों की योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। आईएनडी एनालिसिस में आज बात होगी जबलपुर लोकसभा सीट की। जबलपुर नर्मदा के सुंदर घाटों और संगमरमर की पहाड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये शहर प्रदेश के 4 महानगरों में से एक है। यहाँ एमपी का हाई कोर्ट, भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात प्रसिद्ध है। यहाँ का संगमरमर देश भर में विख्यात है। जबलपुर कैंट के साथ व्हीकल फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। अपनी तमाम खूबियों के लिए जबलपुर राजनीति का बड़ा केंद्र है। जबलपुर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इन्हीं 8 विधानसभा सीटों की जनता तय करती है लोकसभा में किसी भी प्रत्याशी का राजनीतिक भविष्य। जबलपुर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशीष दुबे और कांग्रेस के दिनेश यादव के बीच है। जबलपुर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी, किस तरह के वहां पर समीकरण है। और चूंकि जबलपुर लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो पहले कभी कांग्रेस की ये गढ़ रहा करती थी, फिर बीच में कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द जबलपुर घूमता रहा, लेकिन 1996 से लगातार ये लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन गई है और कांग्रेस कई स्तरों पर कई उम्मीदवारों के जरिए मैदान में आई, लेकिन इस को फतह हासिल नहीं कर पाई। एक बार फिर जो चुनावी जंग है, जो चुनावी सियासत है, जबलपुर में तेज है। एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर आए थे और रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं यहां की जनता या फिर इसके इर्द गिर्द जो लोकसभा है या फिर पूरे मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा है उनको साधने की कोशिश की। आज इसी पर हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करें, विश्लेषण शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट जी। स्वागत करूंगा चेतन भट्ट साहब आपका। हमारे साथ में है सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। सत्येंद्र जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अयोध्या तिवारी जी, जबलपुर से सीधे। अयोध्या तिवारी साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूं, क्योंकि जिस लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं चेतन भट्ट साहब वहीं से आते हैं। बेहतर तरीके से उन्होंने यहाँ की चुनावी समर को देखा है। मैंने जिस तरह से पहले कहा कि कभी जबलपुर भारतीय जनता पहले कभी कांग्रेस का गढ़ रहा करती थी, फिर ये सीट धीरे धीरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द घूमती रही। अब 1996 के बाद लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। चेतन भट्ट साहब, ऐसा क्या हुआ इस सीट पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ बन गई? देखिए राजेश जी, जबलपुर महाकौशल का एक हृदय स्थल माना जाता है जी। और जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी के नाम से भी सुशोभित किया था। 8 विधानसभाओं के तहत लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि पहले इस सीट पर कांग्रेस का जबरदस्त प्रभाव रहा है और सेठ गोविंद दास 1952 से लेके 1974 तक यहाँ पर सांसद रहे हैं। उसके बाद फिर बीच में शरद यादव छात्र नेता के रूप में आए और उसके बाद फिर एक बार और जीते। उसके बाद से लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना गढ़ बनाया है जबलपुर को, वो अभी तक कांग्रेस के कब्जे में वापस नहीं आ पाया। और उसके पीछे कुछ कारण ये भी हैं कि जिस तरह से पूरे पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी का जो शासन चल रहा है और हर जगह आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पे लोग वोट मांगते थे बीजेपी के प्रत्याशी, और उनको वोट मिल भी रहे थे जी। हमारे यहाँ पिछले 20 वर्षों से राकेश सिंह सांसद रहे हैं जी। और इस बार उनको विधानसभा का टिकट दिया गया और उन्होंने पश्चिम में अपनी फतह हासिल करके
10 साल से जो व्यक्ति वहां पर कांग्रेस का विधायक था और पूर्व वित्त मंत्री भी रहा है, तरुण भानोट, उसको हरा के उन्होंने अपना कब्जा जो है वो वहां बरकरार रखा। इस विधानसभा चुनाव में आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें कांग्रेस के पास थी और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी जी। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में 7 सीटें बीजेपी के पास चली गई और एकमात्र सीट पूर्व की जो है वो लखन घनघोरिया के कब्जे में है। और उसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रचार करती है और अपना एक नैरेटिव सेट करती है और डबल इंजन की सरकार की बात करती है, तो वो कहीं ना कहीं मतदाताओं को लगता है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पे हमको फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जबलपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। 4-4, 5-5 यहाँ पर आयुध निर्माणियां हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें तो जबलपुर बूढ़े और रिटायर्ड लोगों का शहर बन के रह गया, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई ऐसा उद्योग नहीं आया जो जिसे हम मदर इंडस्ट्री के नाम से पुकार सकें। इसके अलावा जो आयुध निर्माणी की करीब आज से 10, 12, 15 साल पहले 250 से 300 एंसिलरीज थी, सहायक उद्योग थे, वो तमाम उद्योग बंद हो गए और निजीकरण के चलते ना तो फैक्ट्री में भर्ती हो रही है और ना ही कोई सहायक उद्योगों को वहां पे स्थान मिल रहा। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है जबलपुर का कि यहाँ पर उद्योग धंधे ना होने के कारण यहाँ के जो बच्चे हैं वो डिग्रियां ले लेके बाहर के शहरों में पलायन करते हैं, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे हैदराबाद हो। ये तमाम जो बच्चे हैं, और इसलिए आप देखिए हर दूसरे घर में आपको बूढ़े और बूढ़ी उनकी पत्नी आपको मिल जाएंगी। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो भेड़ा घाट एक विश्व स्तरीय प्रपात है, लेकिन आज तक उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए कोई ऐसे प्रयास नहीं किए गए। जबकि निश्चित तौर पे संगमरमर के बीच में से, संगमरमर की पहाड़ियों के बीच में से जो नर्मदा का कलकल जल बहता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल वही है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते चलिए बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट, जो विकास के दावे होते हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह का विकास जबलपुर में होना चाहिए था, कभी कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी, फिर बीच में डबल इंजन की सरकार भी उसमें शामिल हो गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जबलपुर जो कि संस्कार धानी जिसको कहा जाता है, जिसको 4 जो महानगर है उसमें प्रमुख जबलपुर है, लेकिन अभी भी विकास की वो बाट जो रहा है। मैं सीधे अयोध्या तिवारी जी के पास में आ जाता हूं। अयोध्या तिवारी साहब, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि एक समय रहा है कि कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस के कब्जे में ये सीट रही, लेकिन बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कब्जा रहा है। क्या जिस तरह से चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं कि सरकार कोई भी वहां पर रहा हो, चाहे आपका सांसद रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहा हो, आप भी लंबे समय तक आपके सांसद ने वहां पर राज किया, जो विकास नहीं हुआ, कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो शिफ्ट हुई वहां की जनता वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गई कि कांग्रेस को हमने बहुत मौका दिया, अब भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दें। हालांकि जो बात चेतन भट्ट साहब कह रहे हैं कि अभी भी तमाम सारी चीजें हैं विकास को लेकर, वहां पर क्या कहेंगे? 28 साल से जबलपुर में लोकसभा के सांसद जी, और ये 5वीं पंचवर्षीय है मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, मतलब केंद्र में भाजपा और राज्य में भाजपा। बावजूद इसके 28 साल जबलपुर बेहाल। इतनी बुरी स्थिति है जबलपुर की, जिसको लेकर शब्दों में बयां करने में ही पीड़ा अपने आप में उभर कर सामने आ जाती है। यकीन मानिए कि जबलपुर को जितना उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा हुआ है वो जबलपुर की जनता से पूछा जा सकता है। 27.5 लाख की आबादी जो जबलपुर की है, उनसे पूछिए कि जबलपुर कितना हाशिए पे रखा गया है। आप बताइए कि 28 साल से जिस जबलपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद हो, आज जबलपुर से चेन्नई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आज जबलपुर से पुणे डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आज जबलपुर से बेंगलोर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, आज जबलपुर से हैदराबाद डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। आप बताइए कि क्या स्थिति होगी। आज जबलपुर का युवा आज जब एजुकेशन पूरा करता है तो अपनी वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हायर करने के बाद वो संभावनाएं तलाशता है पुणे बेंगलोर की तरफ, आज डायरेक्ट ट्रेन तक नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हमने जबलपुर में 450 करोड़ का एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाया है। आप बताइए सत्येंद्र साहब कि आज जबलपुर से न मुंबई की डायरेक्ट फ्लाइट है,
न जबलपुर हैदराबाद की फ्लाइट है, न जबलपुर से बेंगलोर की फ्लाइट है, न जबलपुर से कोलकाता की फ्लाइट है, न जबलपुर से चेन्नई की फ्लाइट है। तो आपने एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है वो किस लिए बताया, ये डिफाइन करें माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया पैनलिस्ट आए। तीसरी बात, जबलपुर में अभी चैतन्य भट्ट साहब कह रहे थे, जबलपुर में एक समय जो हमारी 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिनको हम आयुध निर्माणिया कहते हैं, अराउंड 50,000 एम्प्लॉय हुआ करता था। आज दिनांक में 5400 से 5500 है। एक बात। दूसरी बात, माननीय नरेंद्र मोदी ने इन आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को लेकर कहा था कि हम यहाँ पर चूंकि आयुध निर्माणियां है तो हम यहाँ डिफेंस क्लस्टर बनाएंगे। डिफेंस क्लस्टर से तात्पर्य ये था सक्सेना साहब कि इससे एमएसएमई, मिडिल स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का निर्माण होता, रोजगार के अवसर बनते, प्लेटफॉर्म मिलता, अपने पैरों में खड़े होते। लेकिन अयोध्या तिवारी जी इतनी तमाम सारी चीजें होने के बावजूद भी लगातार वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का ही जनप्रतिनिधि वहां पर जीत रहा है। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि कांग्रेस एक बेहतर विकल्प भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं बन पाई? वहां पर कोई एक ऐसा चेहरा आप नहीं ले पाए जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके, और यही कारण है कि 1996 से लेकर अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां से चुनता आया है। सक्सेना साहब, मैं आप ही की बात पर आता हूं। आपने जो बात की, मैं पिछले एक ही दशक की बस बात कर ले रहा हूं। आप अपने मानस पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या विवेक तनखा से बेहतर प्रत्याशी साबित हो सकते हैं राकेश सिंह साहब? कदापि नहीं। जबलपुर की जनता ने, पूरी पूर्वी मध्य प्रदेश में आता है जबलपुर, पूरे मध्य प्रदेश के आप जो भी संजीदा आदमी उनसे पूछ लीजिए कि विवेक तनखा ज्यादा बेटर जनप्रतिनिधि हो सकते थे बतौर सांसद कि राकेश सिंह साहब। अब मैं आगे की बात आता हूँ। जबलपुर में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश के थे, शिवराज सिंह जी ने, मेरे को आज भी याद है उनके ट्विटर हैंडल पर 13 मार्च 2014 का ट्वीट आज भी पड़ा है, आप आरएनडी कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि भोपाल इंदौर से पहले जबलपुर में मेट्रो लेकर आऊंगा। आज भी रता पता नहीं। इन्होंने कहा था कि यहाँ जबलपुर में माननीय नरेंद्र मोदी साहब आए थे तो उन्होंने हमारे यहाँ रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है, वहां से अपनी सभा में कहा था कि मैं यहाँ पर जबलपुर में मटर प्रोसेसिंग प्लांट बनाऊंगा। आज भी स्थिति जस की तस है। आप पूछे माननीय भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य बैठे हुए हैं कि आज तक कितने इन्वेस्टर्स भी जबलपुर को लेकर हुए, कितने लोगों को रोजगार मिल गया, रता पता तक नहीं है। माननीय कमलनाथ जी जब 2019 में हमारी सरकार आई मध्य प्रदेश में तो उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई, गोल्ड कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी। इसके तहत उन्होंने देश भर के तमाम उद्योगपतियों और इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाया था। उन इंडस्ट्रीज का वर्डिक्ट सुनिए आप। उन्होंने डोमेन में है प्रॉपर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप आरएनडी कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता ही नहीं है कि 20 साल में जबलपुर में कोई विकास हुआ होगा। तभी तो ये स्थिति है कि हम इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जबलपुर में बनी हुई है। और मैं आपको क्या बताऊं जबलपुर को लेकर, आज देखिए जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार की एक हमारा शास्त्री ब्रिज है, उसको डबल डेकर का बजट प्रस्ताव पारित हो गया था, वो अपना वित्त कोष भी आ गया था, आज भी जस का तस रखा हुआ है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में डेंटल कॉलेज खोलने का प्रावधान बनाया गया था, वो भी बजट में स्वीकृत हुआ है, वो भी वित्त में पैसा था, नहीं किया गया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर आज कर देंगे उसका जो श्रेय है वो तत्कालीन कमलनाथ सरकार। अयोध्या तिवारी साहब, सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। सत्येंद्र जैन जी के पास में आता हूं। सत्येंद्र जैन जी, लगातार जबलपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है, तकरीबन 30 साल 28 साल से ज़्यादा वहाँ पर हो गया है, लेकिन तमाम सारी चीज़ें अभी हैं कि जो विकास, जो डेवलपमेंट जबलपुर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं? क्योंकि भर भर के वहाँ की जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। 23 का चुनाव ही देख लें, 8 में से 7 पर आप हैं, 96 से लगातार आपका सांसद है। ऐसी और जिस तरह की जो चीज़ें हैं अभी, क्यों जिस हिसाब से वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए था, कहीं ना कहीं क्या कसर रह गई यहां पर काम में? देखिए, कसर ये रह गई राजेश जी कि जो हमने काम अभी 65% का मत प्रतिशत मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय राकेश सिंह जी को, और उसके पहले जो मिला था उनको 57% वोट प्रतिशत मिला था 2014 के लोकसभा चुनाव में। तो जनता एक असर को पूरी करेगी और इस बार 75% वोट शेयर जनता, भगवान रूपी जनता देगी। देखिए, हमने जो काम किए, अभी कह रहा रोजगार नहीं दिया, और रोजगार नहीं दिया होता तो आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी राज्य सरकार ने। और जिस प्रकार से अगर हम बात करें 130 लाख
युवाओं को, 130 लाख युवा जो हैं पात्रधारी है, जो पात्रता प्राप्त है रोजगार के लिए, उनको हमने लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि से स्वरोजगार और रोजगार के लिए मैं उन्मुख सदन करा है। जैन साहब, जबलपुर लोकसभा सीट का एनालिसिस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर जबलपुर से जुड़ी हुई जो चीजें हों उस पर आप अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। राजेश जी, में वो जो युवा हैं, हम्म। जैसे रोजगार के ऊपर, तो उसी पे जबलपुर के युवा भी हैं और सब हैं। अब जी। जैसे अगर नेशनल हाईवे बना है भोपाल से, आज जबलपुर आप जाते हैं तो आज आप देखिए नेशनल हाईवे जो पूरे भारत में था, तो वो जबलपुर जाने के लिए जबलपुर से आगे भी जा सकते हैं। और तो नेशनल हाईवे जो थे 90,000 किलोमीटर के थे, आज 10 साल में हमने इतना बना दिया जो 60 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई। 1,40,000 से ज्यादा किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं, तो इसमें रोजगार भी मिला। और आप देखिए क्या कितना बढ़िया नेशनल हाईवे बने हुए हैं। तो आप ये जबलपुर के लोगों के लिए तो सुविधाजनक हुआ, नहीं हुआ? इसी प्रकार से आप देखिए जो मध्य प्रदेश में 600 करोड़ रुपए, मात्र 600 करोड़ रुपए रेलवे का बजट हुआ करता था, आज लगभग 25,000 करोड़ रुपए रेलवे का बजट मध्य प्रदेश के लिए खर्च हो रहा है। तो ये कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर हमने जबलपुर की माताओं बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन नहीं दिए होते तो क्या वो धुआं रहित भोजन बना पाती? लेकिन समय बच पाता? सदन जैन जी, तो जबलपुर वहाँ एक की माताओं को दिया, ऐसा वहाँ के किसानों सेंटर, को एक दिया। ऐसा स्थान है कि कहीं ना कहीं, जैसे चेतन भट्ट साहब ने कहा कि कई ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप बेहतर तरीके से डेवलप वहां पर कर सकते हैं। रोजगार भी उससे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं जो पर्यटन क्षेत्र है वो वहां पर बढ़ेगा। और मैंने भी देखा है जबलपुर में, मैंने भी देखा, चाहे हम भेड़ा घाट की बात कर लें या अन्य स्थानों की हम बात कर लें, लेकिन जो काम वहां पर होना चाहिए था, कहने का आशा यही है कि जिस हिसाब से आशीर्वाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिला उसके अकॉर्डिंग वहां पर डेवलपमेंट ही हुआ। ये बड़ा सवाल है सदन जैन साहब जबलपुर को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है राजेश जी। जो आप अगर देखेंगे आज से 20 साल पुराना जबलपुर देखिए और आज का जबलपुर देखिए, तो वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। उस जबलपुर में आमूलचूल परिवर्तन आया है। और मैं भी जाता रहा हूँ संस्कार धानी में। आप देखिए वहां की अगर जो उद्योग की बात की, तो आज अर्जुन तोप जो बनाई जा रही है, उससे अर्जुन तोप जो है वहां से ही बन रही है, वहां की डिफेंस और डिफेंस हब की बात कही। तो इस प्रकार का जो तोप बनाने का काम है, चलिए मैं चाहता हूं चेतन भट्ट साहब बेहतर तरीके से, चेतन भट्ट साहब बेहतर तरीके से बात को रखेंगे। मैं आऊंगा सदन जैन साहब, आऊंगा मैं आपके पास। समय तो दीजिए राजेश जी। जी बोल लीजिए। चलिए, और कुछ रह गया? बोल लीजिए सदन जी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए वहां पे भी हमने जो भारत के 10-12 करोड़ लग किसान हैं, और किसानों को हमने जो दे रहे हैं 6,000 रुपए मोदी जी दे रहे हैं, 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है, डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं। तो किसान वहां पे भी रहते हैं जबलपुर में, हमने उनके कल्याण के लिए काम किया। जो उर्वरक है, ये लोग तो चट कर जाते थे यूरिया की। अगर नीम कोटेड यूरिया नहीं करते तो आज यूरिया की कालाबाजारी हो जाती थी, इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता था। आप देखिए मध्य प्रदेश के, चलिए ठीक है सदन जैन साहब, ये तो फिर वो एक लंबा, ये फिर तो एक लंबा एनालिसिस हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी टाइम लिमिट है। मैं चाहता हूं कि जबलपुर से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एनालिसिस उसी का कर रहे हैं, विश्लेषण उसी का कर रहे हैं। मैं चेतन भट्ट साहब के पास में आ जाता हूं। चेतन भट्ट साहब, ये बिल्कुल है, ये सदन जैन जी जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं 20 साल पहले क्या जबलपुर था, अब देख लीजिए 20 साल हुए उसमें किस तरह से हुआ। लेकिन एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है जो आप जवाब देना चाहेंगे, मैं आपका चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां की जनता शिफ्ट हुई है, क्या एक बेहतर विकल्प कांग्रेस वहां नहीं बन पाई? यही एक कारण है कि तमाम सारे मुद्दों के होते हुए भी लगातार एक भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को वहां से मिल रहा है, या किस रूप में आप देखते हैं सारी चीजों को? नहीं, देखिए जहां तक मैं समझता हूं कि जबलपुर के साथ हमेशा उपेक्षा का व्यवहार रखा गया। जब सीपी एंड बरार से मध्य प्रदेश अलग हुआ था, तब भी जबलपुर को राजधानी बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन चूंकि यहाँ का प्रतिनिधित्व कमजोर था, इसलिए उस राजधानी को भोपाल ले जाया गया। उसके बदले में हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वो दिया गया। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की ये हालत है कि वो 5 कंपनियों में विभाजित हो चुका है, और स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर ना तो लाइनमैन बचे हैं, ना वहां भर्तियां हो रही हैं। और आज की तारीख में ये स्थिति है कि लाइनमैन के पास ना तो ग्लव्स हैं, ना तो उनके पास फ्यूज वायर हैं, क्योंकि कंपनियां हर बार अपना घाटा बता देती हैं कि हमको इतना घाटा हो गया। और हर बार नियामक आयोग का जो अध्यक्ष है, जो एक पूर्व आईएएस होता है, जो पहले एक पूर्व जज हुआ करता था, लेकिन आईएएस लॉबी ने उसको अपने तरफ करने के लिए, क्योंकि वो जो न्यायमूर्ति थे वो तमाम तरह के सवाल करते थे,
तो उन्होंने एक योजना बना के पूर्व आईएएस को नियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। जाहिर सी बात है कि जब पूर्व आईएएस रहेगा तो वो उन्हीं कंपनी के लोगों की बात सुनेगा। दूसरी बात ये है कि रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, आप ठीक है, आप बता रहे हैं कि फ्लाईओवर बना दिया, ये कर दिया, हाईवे बना दिए, लेकिन आपको रोजगार कहाँ से दे पा रहे हो आप? आईटी पार्क, काफी समय से आईटी पार्क की चर्चा चल रही, लेकिन वहां पे भी जो जमीन की झंझटें हैं उसमें बहुत से लोगों ने अपनी एप्लीकेशन वापस कर ली कि दिक्कत हो रही है, हमें जमीन नहीं मिल पा रही है, और दीगर जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है रोजगार का। आप देखिए कि किसी भी बच्चे को यहाँ पर ऐसा रोजगार नहीं है जो उनके कैलिबर के बराबर उनको पेमेंट कर सकते। तो ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए, अब जैसे पर्यटन की बात कर रहा हूँ कि भेड़ाघाट ठीक है, बहुत बड़ा एक पर्यटन स्थल बन सकता है, लेकिन भेड़ाघाट को जो एक रूप देना चाहिए विश्व स्तर की, जिसमें जिस तरह की उसकी पब्लिसिटी होना चाहिए सरकार की तरफ से या सांसद की तरफ से या विधायकों की तरफ से, वो नहीं हो पा रही है। तो आज भी वो भेड़ाघाट उसी तरह है कि लोकल लोग चले जाते हैं, बाहर से जो आते हैं वो देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाएं, जैसे आप देखिए कि ग्वालियर का भी एक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है। दूसरी बात ये है कि फ्लाइट, देखिए, उद्योग ना लगने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है फ्लाइट कनेक्शन। आज से बहुत साल पहले आपका सीएट कंपनी और कैडबरीज ने जबलपुर में अपना कारखाना स्थापित करने की बात की थी, लेकिन उनके मालिकों का कहना यह था कि हम ट्रेन से 2 दिन और 3 दिन बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि फ्लाइट कनेक्शन नहीं था। चलिए, आज की तारीख में इंदौर से 88 फ्लाइट चलती है। चलिए चेतन भट्ट साहब, बेहतर बात कर रहा, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वक्त की कमी है। छोटा छोटा कमेंट मैं दोनों मेहमानों से चाहूंगा। अयोध्या तिवारी जी, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, जब वहां पर वोटिंग होगी, वहां का मतदाता वहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। संक्षिप्त में चाहूंगा कि कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस वहां पर मैदान में है और कितनी उम्मीद कि नहीं इस बार हम फतह हासिल करेंगे। देखिए सक्सेना साहब, आपने टाइम ऑफ फ्रेम बड़ा शॉर्ट रखा था, बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त थी हमारे पास प्रश्नों की। बहरहाल आपका जो टाइम ऑफ फ्रेम है उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे क्योंकि वो हमारा धर्म भी बनता है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ आपसे, तो इस देश में जो युवा है वो रीढ़ है, किसी भी देश की रीढ़ होता है। तो सबसे पहला फोकस रहेगा कि हम युवाओं पर ध्यान दें, उनके स्किल्स को कैसे निखारा जा सके, उसको बेहतर स्वरूप प्रदान किया जाए, तो हम उस दिशा में काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आईआईटी, आईआईएम जैसे जो प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान है उसकी बिल्कुल नदारत है। वो इंदौर में है, भोपाल में है, जबलपुर में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवालिया निशान है। आप सोचिए कितने बीमार केंद्र सरकार होगी और कितनी बीमार राज्य सरकार होगी, उसका रंच मात्र भी 27.5 लाख की आबादी में जरा सा भी नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारा जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी अपग्रेडेड वेरिएंट होता है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हम उस दिशा में काम करें। चलिए सत्यन जैन साहब, चलिए वक्त कमी है, मैं चाहता हूं सत्यन जैन साहब की बात आ जाए। सत्यन जैन साहब, मैं चाहूंगा जबलपुर को लेके क्या ऐसा प्लान है कि नहीं, ठीक है आप कह रहे हैं कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन अभी और दरकार है, जबलपुर को अभी और विकास वहां पर होना बाकी है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जबलपुर को लेकर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पॉइंटेड जबलपुर को लेकर। देखिए, जबलपुर को लेकर जो आपने कहा बिल्कुल सही, हम लोग उसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से रोप वे की बात की जा रही है कि जो रेलवे स्टेशन से मान लीजिए रोप वे है, उस रोप वे से केबल वे के द्वारा वहां पर जाएं, और जो पर्यटन स्थल है उन सब के लिए भी योजनाएं चल रही हैं और बहुत जल्दी इनको धरातली रूप ले लिया जाएगा। जिस प्रकार से जो हमें 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है उसमें जबलपुर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का तो निर्यात करने लगा भारत, जहां 10 साल पहले 400 करोड़ का भी निर्यात नहीं होता था, आज वही भारत देश है जो 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्यात कर रहा है। 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होने लगा है रक्षा निर्यात का, जो उसमें जबलपुर की बहुत बड़ा योगदान है। 4 फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा है। अर्जुन जैसी तोप जो है, बहुत बड़ी मारक क्षमता है जिसकी, वो भी जबलपुर में बन रही है। उससे रोजगार भी बनेगा, पर्यटन को भी बनाएंगे। हेरिटेज बनाने की दिशा में है, प्लान है भारतीय जनता पार्टी का।
हाँ, निसंदेह निसंदेह। जिस प्रकार से हमने रानी दुर्गावती जी को और जनजातीय अस्मिता की बात करने के लिए हमने वहां पर उनकी प्रतिमा स्थापित की हुई है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो प्रतिमा है जिनको कि अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था, ऐसे हमारे जो स्वतंत्रता सन 1857 की लड़ाई में उनका भी हमने काम किया। और जो उनका किले हैं और जो राजा महाराजाओं के किले हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वर्ल्ड हेरिटेज के लिए जो हमारी जनजातीय अस्मिता से जो गढ़ियां हैं, जो बढ़िया है जनजातीय महल है, उनको भी हम वर्ल्ड हेरिटेज में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव व्यापारी है, उनको लेकर इनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है। तीसरी बात जबलपुर से भोपाल सिक्स लेन बनना था, क्या हुआ? चलिए दोनों मेहमान, दोनों आपकी बात आ गई, दोनों मेहमानों की बात आ गई है। मैं चेतन भट्ट साहब से छोटा सा कमेंट सुनूंगा। चेतन भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, दुर्भाग्य क्या हो सकता है जबलपुर का जी कि जब से मध्य प्रदेश बना है तब से आज तक जबलपुर का कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया, जबकि आस पड़ोस के जो जिले हैं वहां से केंद्रीय मंत्री बनाए गए। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि यहाँ का प्रतिनिधित्व कितना कमजोर है कि उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल करने की स्थिति नहीं बनी। चलिए, तो बेहतर बात, जबलपुर को लेकर अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जबलपुर को अभी और दरकार है विकास की, डेवलपमेंट की, क्योंकि एक ऐसा शहर, एक ऐसा स्थान जो लंबे समय से संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है, तमाम सारी संभावनाएं वहां पर हैं, लेकिन देखना होगा कि इसके बाद क्या दशा और दिशा या फिर उसकी जो तस्वीर है बदलती हुई नजर आती है। तीनों मेहमानों का मैं यहां पर धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो जिस तरह से जो लोकसभा का रण है और उसमें जबलपुर लोकसभा एक महत्वपूर्ण लोकसभा जिस पे भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन 28 सालों से कब्जा है, एक बार फिर वहां पर जंग है और दोनों योद्धा, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर अन्य जो दावेदारी वहां पर इस चुनाव में कर रहे हैं, देखना होगा किस तरह का रण, किस तरह की जंग और वहां की जनता किसको सिरमौर बनाती है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।